वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। हम क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स के बारे में देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गैलीलियो के क्या आइडियाज थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोर्ड पर आपके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिख रखी है, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको समझकर फिर न्यूटन ने क्या लॉ दिए। तो उन्होंने न्यूटन साहब ने इन्हीं का आइडिया लिया और उसके बिहाफ पर फिर 3 लॉ दिए, डेट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी विल बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही लिखा है, गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। यानी अगर किसी बॉडी को आपने फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया एक बार, तो अगर उसको रोकने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं होगा तो वो बॉडी मूव ही होती रहेगी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल बॉल रोल्स डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। इट मींस फिगर नंबर 1 की अगर बात करूं मैं, तो फिगर 1 ऐसा होगा, दिस इज योर फिगर 1। गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई मार्बल रोल है, यानी यहां पर, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, बिकॉज जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बढ़ेगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक मार्बल बॉल को नीचे की तरफ रोल डाउन किया तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट्स क्लाइम्स अप। तो ये बिल्कुल जो होता है बिल्कुल वही पॉइंट है कि अगर किसी बॉल को मैंने यहां से v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। यानी इस केस में तो क्या होगी, वेलोसिटी जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। इस केस में जैसे जैसे वेलोसिटी बॉल जो है या जो मार्बल रोल है ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। ये फिगर बी ये कहता है। फिर ये लिखा कि व्हेन मार्बल इज रिलीज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके, इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम height from where it was released। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सपोज सर ये है, ओके, तो यहां से अगर मैंने कोई बॉल रोल किया तो ये क्या होगा, सेम हाइट पर सेम हाइट तक जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर किसी बॉल को लेफ्ट साइड से रिलीज किया तो वो राइट साइड में जो कि है सेम हाइट तक जाएगा। फिर ये कहा इफ द एंगल, अब देखिए ऐसा कब हो सकता है सर, जब अगर मैं ये कहता हूं, ये फिगर सी की बात है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मैंने इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टू द राइट साइड इज सेम एज दैट ऑफ द लेफ्ट, द मार्बल विल क्लाइंब एट द सेम हाइट। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट भी एक बार देख लीजिए, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे कि इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टू द राइट साइड इज ग्रेजुअली डिक्रीज। यानी अब मैंने क्या किया, अगर हॉरिजॉन्टल है सरफेस मेरा, यानी इस एंगल को मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ये वाला राइट साइड वाला एंगल को, तो फिर मैंने क्या किया, यहां कर दिया, फिर ये, तो आप ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन राइट साइड से डिक्रीज हो रहा है। तो अब मार्बल बॉल क्या ट्राई करेगी कि उसी हाइट तक मैं जाऊं जहां से मुझे रिलीज किया था। आई रिपीट अगेन, the right side, in the right side marble will try to reach up to the height from where it was released in the left side। जिस साइड से लेफ्ट में हमने इसको रिलीज किया था ये उसी हाइट तक क्या करेगा,
कोशिश करेगा जाने की, यानी यहां तक। अब वंस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज जीरो, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो हो गया तो अब ये क्या करेगी, बॉल सीधी ही जाती रहेगी, रुकेगी नहीं। कब तक जाएगी, जब तक इसको ओरिजिनल हाइट नहीं मिल जाए। तो सर ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तो तब भी पॉसिबल है जब हम क्या करें कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहे हैं, यानी जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है किसी भी टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स इस पर ना लगे। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो मोशन का या इंटेंशन ऑफ मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन। इट विल बी डिस्कस बाय मी इन द नेक्स्ट वीडियो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस देयर, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो यहां पे देखिए अगला पॉइंट लिखा है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज जीरो, मतलब अगर मैं ये जीरो कर दूं यहां पर, तो यानी स्लोप इज जीरो, द मार्बल विल कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर, यानी वो हमेशा ही चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी भी। ट्राइंग टू रिच ओरिजिनल हाइट, क्योंकि वो क्या देखेगा, मुझे तो अपनी ओरिजिनल हाइट को अचीव करनी है, जो कि अचीव होगी नहीं कभी, तो सीधा सीधा जाएगा। अब ऐसा कब हो सकता है, इन दिस केस द एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कभी भी अनबैलेंस फोर्स को या एक्सटर्नल फोर्स को जीरो नहीं कर सकते हैं। रीजन इज सिंपल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। So, in practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. हम unbalanced force को zero नहीं कर सकते because due to the presence of friction, which act in the opposite direction of the motion or intention of motion. तो ऐसा होगा नहीं, आप कभी भी किसी बॉल को रिलीज कर दीजिए वो जाती रहेगी, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते नहीं है। वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। रुकती क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो यानी फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उस बॉडी पे लगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो वो सेम कांस्टेंट स्पीड से जाती रहेगी, जो कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ हमने कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स पे ना लगे। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ हम देखते हैं कि नहीं सर, बॉडी रुकती है थोड़ा सा डिस्प्लेस होने के बाद, एंड इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, जहां पे दो सरफेसेस का कॉन्टेक्ट हो। यानी बॉल को जब आपने रिलीज किया तो यहां जहां पे भी कॉन्टेक्ट हो रहा है, यहां पे यहाँ कॉन्टेक्ट, यहाँ कॉन्टेक्ट, तो जहां कॉन्टेक्ट होता है वहां पर फ्रिक्शन लगता है। तो इन्हीं आइडिया को लेकर न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन दिए। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि 3 लॉज ऑफ मोशन, जो 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये लास्ट टाइम ये लिखिए, न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडियाज एंड गेव 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन। तो आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। So we all know there are 3 laws given by the Newton. First law of motion, first law of motion. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, न्यूटन साहब ने ये बताया कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या वो चल रही है तो वो बॉडी रुका ही रहना चाहेगी या चलते ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। If a body is in rest or is in motion, then it will try to remain in rest or in motion until no external force is applied on the body. For example, suppose ये मार्कर यहाँ पर है, ठीक है, तो जब तक इस पर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, दिस मार्कर विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, आपके रूम में आप देखते हैं बेड होता है, अलमीरा होती है, चेयर होती है, बेंच होती है, तो वो अपनी पोजीशन अपने आप से नहीं बदलती, बिकॉज दे वांट टू रिमेन इन द सेम स्टेट। वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी जिस स्टेट में वो है। और अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो क्या चाहेगी, चलते ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। जैसे अभी गैलीलियो ने बताया
कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दूं तो कोई बॉडी चल रही हो चलती ही रहेगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स को हम जीरो नहीं कर सकते। तो जब तक सर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो अपनी बॉडी अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। इसी लॉ को, फर्स्ट लॉ को इसीलिए हम कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट की जो अपने आप में होने वाले चेंजेस का अपोज करती है। यानी अगर ये यहाँ पर है तो ये यहीं रहना चाहेगा जब तक मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस नहीं करूं। तो ये जो मैंने इस पे फोर्स लगाया है, इट इज एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स। अपने आप से तो ये ऐसे जंप नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ का? इफ अ बॉडी is in rest or is in motion, then it will try to remain in rest or motion until no external force is applied to it। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तक वो क्या ट्राई करेगा, उसी स्टेट में रहना चाहेगा जिस स्टेट में वो था। इट मीन्स कोई भी बॉडी अपने प्रेजेंट स्टेट में होने वाले चेंजेस का अपोज करती है। इस नेचर को या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया भी हम डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया सर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनर्शिया और फ्रिक्शन पे एक पूरा वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट लॉ में इनर्शिया वर्ड, बिल्कुल इनर्शिया वर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी में होने वाले चेंजेस का अपोज करती है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। स्टेटमेंट है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इज इन मोशन देन इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट और इन इज मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हमें जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फंडामेंटल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यहां से हमें मिलता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लॉ है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। It states that force applied is directly proportional to the rate of change of momentum। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगेन एक नया वर्ड आया सर, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है सर? तो मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और उससे अगर हम वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दें तो हमें एक नया इफेक्ट देखने को मिलता है, डेट इज मोमेंटम। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर व्हाट इज मोमेंटम, इसकी क्या यूनिट होती है, क्या ये स्केलर होता है, वेक्टर होता है। तो यहां पर अभी हम इतना सा ध्यान रखेंगे कि सर जो मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी है,
ठीक है। तो सेकंड लॉ ने क्या स्टेट किया कि फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा, इफ वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी अगर चेंज होगी, बिकॉज वी सी कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो अगर मास तो सेम रहेगा, अगर मान लो मास सेम है और वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, फोर्स के। तो यहां से हम जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करेंगे तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट दैट इज के। तो यहां पे हमने के dp अपॉन dt, एक्सपेरिमेंटली k इक्वल्स टू 1, तो k को हमने 1 कर दिया, तो f इज इक्वल्स टू dp बाई dt। अब व्हाट इज p, तो p इज mv, मास इनटू वेलोसिटी means momentum. So in this formula m will be constant, mass constant है, dv upon dt, and you all know dv upon dt is nothing but acceleration. So f is equals to ma, f is equals to ma, or you can also write a is equals to f by m. What is f? Total force. What is m? Total mass. f क्या है यहाँ पे, टोटल फोर्स जो लग रहा है उस बॉडी पर, और m क्या है, टोटल मास कितना है उसका। तो सेकेंड लॉ जो है वो हमें फोर्स के फॉर्मूले की जानकारी देता है, डेट इज एफ इजिकल्स टू एम ए। तो इसलिए ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट्स दैट फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो अब थर्ड लॉ पढ़ते हैं हम। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड रिएक्शन, यानी जब भी कोई एक्शन होगा तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अब यहाँ एक्शन और रिएक्शन की जो बात हुई है वो किसके कंटेक्स्ट में हुई है या किसके रेस्पेक्ट में हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन की बात करी गई है ये फोर्स के रेस्पेक्ट में करी गई है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर रिलेटेड टू फोर्स। ओके, जैसे अगर मैंने ये कहा कि ये कोई m kg का ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, तो ये यहां पर है, इसे किसी बेंच पर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस बेंच पर फोर्स लगा रहा है, कितना, नीचे की तरफ mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, स्मॉल m कर दीजिए। तो ये जो बेंच है या जो टेबल है ये भी क्या कर रही है, इसके ऊपर की तरफ इधर अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती। आप अगर अपने घर में किसी बेंच पर कुछ चीज रखते और वो तो अपने आप ऊपर हवा में उड़ जाती, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। हाँ, अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो मैंने अब क्या किया, ऊपर एक और फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तब ये बॉडी जरूर डिस्प्लेस हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा पाम है, पाम पर मैंने ये रखा, इट मीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जितना डस्टर पाम पर या हाथ पर फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स मेरा पाम इस पर भी लगा रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन वैलिड है। किसके कंटेक्स्ट में बात हुई है, तो फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करी गई है। तो ये थर्ड लॉ है।
आज हमने तीनों लॉ का थ्योरेटिकल जो है स्टेटमेंट देख लिया। अब तीनों लॉ में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए, जैसे इनर्शिया आया है, फ्रिक्शन आया है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मोमेंटम आया, ये 3 वर्ड्स हैं, इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड मोमेंटम। तो ये तीनों वर्ड्स का सर क्या मीनिंग है, इनका क्या फॉर्मूला होता है और ये किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर नहीं करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा लॉस क्या होते हैं, गैलीलियो ने क्या थ्योरी दी थी, वो सारी बातें आप पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाकर भेज सकूं। थैंक यू।